नमस्कार सूर्य सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसी हैं आप अंजू जी? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, हमारे मित्रों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, अखिलेश यादव को तो झटका लग गया होगा। अब संभल में जो हिंसा हुई थी पिछले साल 24 नवंबर को, उसको लेकर जो चार्जशीट फाइल की गई है, तो उनका लाडला समाजवादी पार्टी का सांसद जियाउर रहमान बर्क, उसका नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। धन्यवाद। देखिए अंजू जी, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा। तो ये तो दंगाइयों की पार्टी है। दंगा कर कर किस प्रकार से पोलराइजेशन करना है, किस प्रकार से अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना है, ये काम समाजवादी पार्टी को बखूबी आता है। इसकी एक बानगी आप देखिए ना, जो नवंबर में हिंसा हुई थी, उस हिंसा की चार्जशीट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताई है। आप देखिए कि किस प्रकार से उसमें स्पष्ट नाम दिया गया जियाउर रहमान बर्क का, और जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनके बेटे का, कि किस प्रकार से इन्होंने जो है वहां पर मोब को इकट्ठा किया। और वहां जो इंस्पेक्शन पार्टी आई हुई थी, कोर्ट कमिश्नर आए हुए थे और सब लोग आए थे, उनके ऊपर हमला करने की और उनको जान से मारने की पूरी तैयारी थी। साथ ही साथ पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करने वालों में जियाउर रहमान वर्ग के जो मैं ये कहूँ कि सहयोगी हैं और विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे का नाम आया है सीओ अनुज कुमार के ऊपर गोली चलाने पर। उसके अलावा पुलिस ने 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। लेकिन सीधा सीधा इस चार्जशीट में ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में जिस प्रकार का मैं ये कहूँ दंगा और अराजकता फैलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, वो एक बार फिर पर्दाफाश हो गया है। और अंजू जी, अब जो कहते थे ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, एक बार फिर से उन सबका धर्म पता चल गया है। पता ये चल गया है कि किस प्रकार से ऊंचे पजामे करके और टोपियां पहनकर पत्थरबाजी करते कौन है। पता ये भी चल गया है कि धार्मिक नारे लगाते हुए सरकारी तंत्र के ऊपर पत्थरबाजी गोली चलाने वाले कौन है। पता ये भी चल गया है कि किस पार्टी से ये संबंधित है और इन विषैले पेड़ों को किसने पानी दिया है, किसने इनको फैलाया है, फुलाया है, और कौन पीछे से सपोर्ट करता है। जी पर सूर्य सर, आपको अब क्या लगता है दिक्कतें कैसे बढ़ गई जियाउर रहमान बर्क की? 23 लोगों के नाम इस चार्जशीट में है। समाजवादी पार्टी के दो दो नेता, दो, एक सांसद, एक विधायक, उसका बेटा है, उसका नाम भी है। और खुलासा जो हुआ है इस चार्जशीट के जरिए वो ये भी हुआ है कि जब 24 तारीख को, ये 24 नवंबर को जब ये हिंसा भड़की थी, तो 23 नवंबर की रात को जो जियाउर रहमान बर्क उस वक्त बेंगलुरु में थे, उन्होंने फोन किया था तथाकथित शाही जामा मस्जिद जो वहां पर है, उसका जो सदर है जफर, उसको फोन किया था कि कौम कभी माफ नहीं करेगी अगर ये सर्वे हो गया। तो भड़काऊ बातें तो उन्होंने की थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गया। देखिए, डिजिटल एविडेंस नाम की एक चीज होती है जो कि आज की डेट में पुलिस के हाथों को पक्का करती है। अब ये मना भी नहीं कर सकते कि हमें ऐसा कोई कॉल हमने किया नहीं, ये मना भी नहीं कर सकते कि हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थे। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत बाहर जाकर, दूसरे स्टेट में जाकर, दूसरी जगह जाकर यहाँ संभल में होने वाली हिंसा की मास्टरमाइंड गिरी की। इनको ऐसा लगता था कि पुलिस के हाथ तो कच्चे रह जाएंगे कोर्ट के अंदर, की जी हम तो यहाँ आएंगे। वो पुरानी जो अमरीश पुरी की पिक्चरें देखते हैं ना, कि उसके अंदर अमरीश पुरी वकील के रूप में आता है और कहता नहीं जी, मेरा मुवक्किल तो देखो वहां सो रहा था उस गेस्ट हाउस में दूसरे स्टेट के, और मेरा मुवक्किल तो यहाँ मौके पर मौजूद ही नहीं था, तो कैसे वो हत्या कर सकता है, कैसे वो बलात्कार कर सकता है। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक नई पुलिस है जो कि डिजिटल एविडेंस के माध्यम से अपराधियों को पकड़ के लाती है, जाल में फंसाती है और उनको जेल पहुंचाती है। उसी की एक मानगी आप देख लीजिए चार्जशीट। इसके अंदर बाकायदा बताया गया किस प्रकार से जियाउर रहमान बर्क ने फोन किया और उस जामा मस्जिद के जो इमाम है उसको उकसाया। उसके बाद इमाम ने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज भी डाला, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसके चमचों ने, गुर्गों ने भी मैसेज डाला कि इतने बजे हमने यहाँ इकट्ठा होना है, इसके बाद हमने ये करना है, हथियारों को साथ में लेके आना है। इस प्रकार से
पुलिस पार्टी पे हमला करना है और धार्मिक नारे लगाने हैं ताकि माहौल जो है वो सांप्रदायिक दिखे और वो जो सर्वे है वो हो ना पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल भी बाका कर ना सके जग बैरी जो हुई। तो भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद था, प्रभु हरिहर महाराज का आशीर्वाद था, और मैं ऐसा कहूं कल की भगवान का आशीर्वाद था। इसलिए कोर्ट कमिश्नर बहुत ही आसानी से मस्जिद में चले भी गए, वहां पर इन सब लोगों को इकट्ठा करके वहां पर पूरा सर्वे करा लिया। अब बाहर निकलते समय जितने भी इकट्ठे थे ना कीड़े, ये कीड़े इकट्ठे थे, ये अपना जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी, इन्होंने हमला शुरू कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही समझदारी से, सीओ अनुज कुमार ने बहुत ही समझदारी से वहां पर नियंत्रण किया, जहां आवश्यकता पड़ी वहां बल प्रयोग भी किया, खुद घायल हो गए, लेकिन इन कीड़ों को पुलिस की किसी भी गोली से गोली नहीं लगने दी। इन लोगों को पूरी संयमता का परिचय दिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय के अनुसार जिस प्रकार से पुलिस ने काम करना था वो काम किया, पूरे ही कानून के जो है दायरे में रह के काम किया, और अब कानूनी दायरे से इनको कोई बचा नहीं सकता, कानूनी शिकंजे से इनको कोई नहीं बचा सकता। अब ये जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग, पीसिंग एंड पीसिंग और पीसिंग पीसिंग, यही होने वाला है। जियाउर रहमान बर्क पहले से ही चोरी के जो है मामले में एक्यूज्ड हैं। बिजली चोरी के मामले में हाईकोर्ट ने इनको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में पैसा देने के लिए रिलीफ दिया है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा, और बिजली का बिल भी आ रहा है, और वहां पर संभल में वहां चौकी भी बन गई है। जो इन्होंने पत्थरबाजी फेंकी थी, उन पत्थरों को इकट्ठा करके ही पुलिस ने वहां चौकी भी बना दी है। तो इनका अब इनका भगवान ही मालिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, बाबा की पुलिस बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, ये जेल जाने के लिए तैयारी। और अखिलेश यादव अब आप देखिएगा किस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहाएंगे, किस प्रकार से कहेंगे कि माइनॉरिटीज को टारगेट करने का जो काम है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, समाजवादी पार्टी को टारगेट करने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। अंजू जी, मैं 20 सेकंड और लूंगा। आपको याद होगा जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, उस समय में यही लाल टोपी वाले लाल लंगूर जो थे गुंडे, इन्होंने किस प्रकार से पुलिस अधिकारी की जो है वर्दी फाड़ दी थी और पुलिस अधिकारियों के संग बदतमीजी भी की थी। तो ये तो लगातार आए दिन इनका जो असली रूप है वो सामने आता रहता है कि किस प्रकार से पुलिस पे हमला भी करते हैं और फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आपको एक और इंसिडेंट याद होना चाहिए कि आजम खान ने किस प्रकार से इसी सीओ अनुज चौधरी को कहा था कि हमने तुम्हें नौकरी दी। तो मैं सल्यूट करता हूं अनुज जी को कि उन्होंने कहा था कि नौकरी तो साहब सरकार ने दी थी और मैं पहलवान था, मैंने मेडल जीता था इसलिए मुझे नौकरी मिली थी, किसी के जो अनुकंपा में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। तो मैं ये मानता हूं अब प्रशासन जो है वो चाक चौबंद है, आंख खुली है और कान भी खुले हुए हैं, और इस प्रकार के अपराधी अब बचने वाले नहीं। सर, वो जो 4 मुस्लिम युवक मारे गए थे जिनको लेकर बड़ा बवाल हुआ था कि वो तो पुलिस की गोली से मारे गए हैं, ये सारी बातें हुई थी। आप याद कीजिए किस तरह से ये विपक्षी पार्टियों के नेता शोर मचा रहे थे। अब तो इस चार्जशीट में इस बात का भी तो खुलासा हो गया है ना कि ये चारों जो थे, इन पर पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई थी, बल्कि जो उस वक्त जो भीड़ थी, इनके ही साथ जुड़ी हुई भीड़ थी, उन्होंने ही गोलियां चलाई थी इन पर, उन्हीं की गोलियों से मारे गए। देखिए अंजू जी, ये तो उसी समय स्पष्ट हो गया था जब पोस्टमार्टम हुआ था। उसमें ही जो जितनी भी बॉडीज हैं वो 4 जो दंगाई मारे गए थे आपस में ही गोली चलाते टमे में, तो उस समय पता चल गया था कि ये पुलिस की गोली नहीं, क्योंकि पुलिस एक स्टैंडर्ड हथियार प्रयोग करती है, 9mm प्रयोग करती है, उसके अलावा 303 प्रयोग करती है, AK-47 प्रयोग करती है। उस पर कोई गोली नहीं थी, वहां कट्टों की गोलियां थी, 32 बोर की गोली थी। तो वो सब पता चलता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत अवैध असलहे का प्रयोग किया। और मैं आपको बताऊं, इस चार्जशीट में एक मामला और बन गया है जियाउर रहमान पे और विधायक समाजवादी पार्टी के बेटे पे, अवैध असलहा रखने का, अवैध असलों का प्रयोग करने का, शांति भंग का, दंगा फैलाने का, माहौल खराब करने का, देशद्रोह करने का और अटेम्प्ट टू मर्डर का, और पुलिस प्रशासन पे गोली चलाने का। ये ऐसा कोई अपराध है जो कि ना किया हो समाजवादियों ने। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे समाज के लिए कोड़ है, कहने के लिए समाजवादी है, लेकिन ये तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है जो कि इस चार्जशीट में भी दिखाई दे रहा है। आपने उन 4 लोगों का जो उल्लेख किया, उस चार्जशीट में साफ साफ है कि ये खुद दंगाई थे,
ये दंगाई थे, ये दंगा करने की नीयत से वहां पहुंचे थे। इन लोगों ने आपस में गोलीबारी के अंदर गलती से दो ग्रुप भिड़ गए थे और उनमें क्रॉस फायरिंग के अंदर ये लोग मारे गए थे। और इसका भी ठीकरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रशासन के ऊपर मरने की कोशिश की। लेकिन मैंने फिर कहा कि पुलिस जो है पूरी साइंटिफिक तरीके से काम कर रही है। पुलिस के पास जो वैध हथियार है, जो सरकारी हथियार है, उनकी गोलियों का मिलान, बैलिस्टिक रिपोर्ट का मिलान हुआ, उसमें पुलिस की गोली निकली ही नहीं। गोली कौन सी निकली? अवैध असलों की, जो कि पुलिस ने रिकवर किए थे समाजवादी पार्टी के नेताओं से। तो अब समाजवादी पार्टी के लोग ये बोल भी नहीं सकते कि ये पुलिस के द्वारा मारे गए थे, क्योंकि उसमें तो प्रूफ हो रहा है ना, पोस्टमार्टम में, जो सरकारी हॉस्पिटल में हुए पोस्टमार्टम में साफ साफ प्रूफ होता है कि ये दंगाई आपस में गोली मारने पे मरे हैं। तो प्रशासन ने अच्छा किया है जो चार्जशीट दाखिल की है 1200 पन्नों की, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद की पूरे आपराधिक जो चरित्र है उसका और उसकी योगदान का, अपराधी किस प्रकार से वहां पे दंगा करने की कोशिश कर रहे थे उसका, और साथ ही साथ किस मंशा से ये सब किया जा रहा था और किस प्रोपोगेंडा और किस षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करवाने की जो कोशिश थी, साजिशन, वो सब उजागर कर दी है। और बहुत जल्दी इसमें कन्विक्शन भी आएगा, आप देखिएगा। सर एक चीज और, वो जो वहां के विधायक हैं इकबाल महमूद, उनका जो बेटा है सुहेल इकबाल, उस पर तो एक और आरोप भी है ना, उसने एक तरह से जान से मारने की कोशिश की सीओ अनुज कुमार को। उसके खिलाफ तो ये धाराएं भी लगेंगी ना, तब तो शिकंजा बुरी तरह से कसेगा इसके इर्द गिर्द। इसमें जी सिर्फ बिल्कुल, दंगा भड़काने का आरोप नहीं है बल्कि मारने का आरोप भी है। मैंने आपको बताया ना 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस लगेगा, क्योंकि उसमें गोली चलाई थी डायरेक्टली सीओ अनुज कुमार के ऊपर। उसके अंदर साफ है और वीडियो एविडेंस भी है उसके अंदर, तो किस प्रकार से गोलियां चलाई जा रही थी, वरना ऐसे ही उनका नाम इसमें नहीं आ गया। और मैं आपको बताऊं 700 से 800 लोगों का नाम इसमें जो है अनाम लोग, अज्ञात लोगों को भी बनाया गया है, जो है आपका मुलजिम, क्योंकि उसमें उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन अभी भी चल रही है, अभी भी धरपकड़ चल रही है। मैं आपको बताऊं जो नवंबर में कांड हुआ है उसके खिलाफ अभी भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी भी पुलिस चेकिंग कर रही है। ये साल के सारे कीड़े किस बिल में जाके घुस गए हैं, इनको सबको बिल में निकालने का काम जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। और जो सोहेल जो है, सोहेल इकबाल जो है, उनका तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि भाई ये तो हमारी और उनकी आपस की है, तो इसमें प्रशासन का तो कोई लेना देना नहीं है। वो वीडियो एविडेंस भी है प्रशासन के पास में। और इनकी गुंडई तो आज की नहीं है, जब से संभल हुआ है तब की है। किस प्रकार से इन लोगों ने साजिशन, पूरी नीति के ऊपर किस प्रकार से हिंदुओं पे हमला किया, हिंदुओं को वहां से पलायन करने पे मजबूर किया, हिंदू घरों को किस प्रकार से जलाया, टारगेट किया, हिंदू मंदिर किस प्रकार तोड़े, और वहां पे हिंदुओं का नरसंहार, मुझे 1980 85 क्या 90 कुछ याद आ रहा है कि उस समय में किस प्रकार से किया गया था संभल में। तो ये सभी लोग वो, हाँ 1978, तो वो ये सभी लोग वो ही हैं कि ये लोग, इनके दादा जो बड़े बर्क साहब हैं वो, और उनके भी पिता, इन लोगों ने साजिशन वहां पर हिंदुओं को माइनॉरिटी करने का पूरा जो है वो टारगेट किया है। और हर तरीके से हिंदुओं को कैसे काटा जाए, कैसे वहां पे प्रशासन को बंदी बनाया जाए, और कैसे वहां पर केवल और केवल इस्लामिक शरिया चलाया जाए, इसकी जो है बानगी वहां पे आप देख सकते हैं। पर सर एक चीज और, जो बिजली चोरी का आरोप लगा था जियाउर रहमान बर्क पर, वो तो एक तरह से देशद्रोह का मामला होता है ना सर। बिजली चोरी करना, सरकार के साथ आप एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं। उस मामले में 1,91,91,00,000 का जो फाइन लगा था, वो अदालत ने 6 लाख की किस्त जमा कराने पर वो 5 महीने 28 दिन के बाद उनके घर की बिजली आजकल में बहाल हो गई है। आम आदमी कोई होता सर तो उसको ऐसी राहत मिल पाती कोर्ट से? अब अंजू जी मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। परेशानी ये है ना कि इस देश के अंदर जिस सिस्टम से लोग शीर्ष पदों पे पहुंचते हैं, वो सिस्टम अभिषेक मनु सिंघवी के जो है चैम्बर से जाता है। ऐसे चैम्बर से नियुक्त हुए बहुत सारे माननीय हैं जो कि केवल और केवल जिन्होंने उनको जज बनाया है उनके मैसेज पर ही काम कर देते हैं। तो ये एक, मैं ये कहूँ, काला अध्याय है। और इसके ऊपर एक, मैं ये कहूँ कि रिक्रिएशन की और
मैं कहूँ दोबारा से सिस्टम जनरेट करने की आवश्यकता है, ताकि पढ़े लिखे लोग सिस्टम पे आएं, ऐसे लोग सिस्टम पे आएं जो कि परीक्षाएं देके आए हैं, ऐसे लोग सिस्टम पे आएं जो कि मैं ये कहूँ कि किसी के दबाव में नहीं होंगे, किसी के उपकार से नहीं बनेंगे। तो मेरे को लगता है कि इस प्रकार के अपराधियों को इतना कोई लिबर्टी नहीं मिलने वाली है फिर। और इसी में अगर आप एक चीज और जोड़ दें कि अगर इसी प्रकार के लोग निर्णय करेंगे तो चीजें तो ये होंगी होंगी। क्या किया जा सकता है आप बताइए, उस पर तो कुछ नहीं है ना, अपनी बात ही रखी जा सकती है। अब इसी संबल का आप एक और जिक्र ले लीजिए कि इसमें जो वादी हैं अपने प्रतिवादी विष्णु शंकर जैन जी, वो बेचारे 1995 के जो कम्युनल वायलेंस बिल है और जो वो वर्कशिप एक्ट है उसके खिलाफ कोर्ट गए। कोर्ट में उन्होंने कहा, उनको कोर्ट ने कहा जाओ वापस हाई कोर्ट जाओ घूमो, और वक्फ बोर्ड का जो एप्लीकेशन थी 150 से ज्यादा, उन्होंने वो हाथों हाथ सुन ली, एक्सेप्ट कर ली। उनको हाथों हाथ 15 दिन में जो है सुनवाई के लिए 5 में क्लब कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको निगलना पड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी जी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं जहां पर कि भारत के सभी नागरिक एक समान स्तर से काउंट किए जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है न्याय की नजर में सभी बराबर है और न्याय पे सबका बराबर अधिकार है। लेकिन ये सब बातें हमें असलियत में प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देती। प्रैक्टिकली तो हमें ये दिखाई देता है कि नुपुर शर्मा को तो कोर्ट में खड़े होकर बेइज्जत किया जाता है, और तीस्ता चीतलवाड़ को फोन पे ही बेल दे दी जाती है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि मन को खटकती हैं। बिल्कुल, मन को खटकती हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो संविधान से हम सबको मिली हुई है, लेकिन हम लोग माननीय अदालतों पर ज़्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो दिखता है सर, उस पर तो बोलना हमारा भी अधिकार है। पर एक चीज़ और है सर, अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। मतलब क्या अखिलेश डर गए हैं? अकेले मुकाबला नहीं कर पाएंगे वो बाबा का? देखिए अंजू जी, इंडी गठबंधन में है ही कौन, आप मुझे बताएं। कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, और है ही कौन। और कांग्रेस की वैसी ही लुटिया गोल है, वो अपने कर्मों से खुद सेल्फ गोल करती चली जा रही है। वो जितना प्रधानमंत्री जी को गाली देगी, जितना विदेश नीति पे उल्टा बोलेगी, जितना ही सेना के विषय में प्रश्न उठाएगी, जितना ही देश की एजेंसियों पे अविश्वास करेगी, लगातार उसकी क्रेडिबिलिटी गिरती चली जा रही है और गिरती चली जाएगी। आज मैं एक पुराने कांग्रेसी से मिला, उस पुराने कांग्रेसी ने मेरे को हाथ में हाथ पकड़ के बोला, भैया आपने एक प्रतिष्ठित चैनल की डिबेट में कुछ तथ्य रखे थे। उस समय में मेरी उम्र 25 साल थी जिस समय का आपने जिक्र किया, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपने जो बताया वो चीजें मुझे आज तक नहीं पता थी, लेकिन अब पता चली है तो मुझे खुद घृणा होती है कि मैं ऐसी पार्टी को वोट देता रहा। मेरे को नहीं पता था कि 54 प्रिजनर ऑफ वॉर्स भारत के युद्धबंदी पाकिस्तानी जेलों में सड़ते रहे, उन्होंने वापस नहीं लिया। मुझको नहीं पता था कि थार पारकर जो पाकिस्तानी गुजरात का हिस्सा था, वो 3 साल भारत के पास रहा और एक जिले के रूप में रहा, और उसको बिगर शर्त वापस कर दिया इन लोगों ने। सिंधु जल समझौता, किसी को यही नहीं पता था कि सिंधु जल समझौता भी कुछ है। भारत का 80% पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये पता ही नहीं था। लोगों को यह भी नहीं पता था 1900 मैं कहूं कि 26/11 के अटैक के बाद, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, वो व्यक्ति की आंखें खुली और उसने मुझे भरी आंखों से बोला कि 26/11 के हमले के बाद 2 साल पाकिस्तान को 250 करोड़ रुपया दिया। 250 करोड़ रुपया दिया, किस लिए दिया, क्यों दिया, कुछ नहीं पता। एसएन कृष्णा ने संसद में बताया इस चीज को जब वो विदेश मंत्री थे। तो ये चीजें जो हम डिस्क्लोज किए, उसके बाद उन्होंने कहा मेरी घृणा हो रही है, मेरे को, मैं नहीं दूंगा, मेरे अंतिम समय जितना बचा है मैं उतना मोदी जी को वोट दूंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। तो वो हाल उत्तर प्रदेश में भी है। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 126वें स्थान से 65वें स्थान पे हैं, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम आज देश के अंदर दूसरे स्थान पे हैं। आपका पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है, तो ये काम किसने किया? ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया ना। कभी कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश जो है, जो कि अजारक प्रदेश कहलाता था, उजड्ड प्रदेश कहलाता था, जहां पर घुसते ही
जिस नोएडा में आप और मैं हैं इस समय में, उस नोएडा में घुसने में डर लगता था। हमें नहीं लगता था कब पता नहीं कहां से कोई स्कॉर्पियो आके रुकेगी और कब कहां से कोई पिस्टल वन निकल के आएंगे, हम उठा के ले जाएंगे हमारी बहन बेटी को, या हमें लूट लेंगे। ये योगी जी की वजह से तो आज गाड़ियां पलटी हैं, बुलडोजर चले हैं, एनकाउंटर हुए हैं, तो ये अपराधी बिलों में है। तो ये क्या कर लेंगे 27 में? 27 में समाजवादी साफ हो जाएंगे। ये चीज अखिलेश यादव को समझ में आ चुकी है। उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार बनने जा रही है, बाबा बहुत फेवरेट है, इसलिए वो दोबारा से कांग्रेस को लतिया रहे थे, हम दोबारा से प्यार मोहब्बत जता रहे हैं उनसे। एक और कारण है, बहन जी खड़ी हो गई है। बहन जी भी एक्टिव रूप से अब राजनीति में जो है ना प्रेजेंस दिखा रही हैं। उन्होंने अपनी सेकंड पीढ़ी को जनरेट कर दिया है दोबारा से, प्रकाश को। और ये एक बहुत बड़ा खतरे का साइन है समाजवादी पार्टी के लिए कि जिस वोट बैंक पे वो आंख लगाए बैठे थे, उस वोट बैंक को बहन जी दोबारा से सेव करने के चक्कर में हो गई। तो अखिलेश यादव का जो सपना था 2027, वो आज ही टूट चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि अगर 2027 में बुरा हाल होने ही वाला है समाजवादी पार्टी का, तो उनको लग रहा है क्यों ना थोड़ा क्रेडिट कांग्रेस के सिर पर भी फोड़ा जाए। इसीलिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मिलकर बांट लेंगे कि तेरी वजह से हो, तेरी वजह से हो। इसीलिए रणनीति लेकर आ रहे हैं अखिलेश यादव कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कहाँ तो आपको याद होगा अखिलेश यादव को तो लोकसभा चुनाव के बाद ये लगने लगा था कि उन्होंने वो 5-6 सीटें दी ही क्यों कांग्रेस को। तब तो उनको लग रहा था मैं 40 से 50 सीटें जीत सकता था, और अब वो उल्टी बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर उनके अंदर है। लेकिन चलिए सर, अब देखते हैं कि पहले तो ये जो झटका संभल वाला लगा है, इसमें वो अपने सांसद, अपने विधायक के बेटे को कैसे बचाएंगे। अभी तो उसको लेकर भी रोना धोना शुरू होगा। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।